हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम लेके आए हैं कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 4। और अभी तक इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने कार्बन यौगिकों के नामकरण तक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में कि वो किस तरह से रासायनिक गुणधर्म या किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दहन। दहन क्या होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना और दहन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर किसी का हम दहन कर रहे हैं और किसी का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या दोनों सेम चीज़ है? देखो, तो इसमें एक डिफरेंस है कि ऑक्सीजन के साथ अगर आप अभिक्रिया कर रहे हैं और साथ के साथ उसमें ऊष्मा और प्रकाश निकल रही है, तब वो कहलाता है दहन। तो दहन में एक खास बात है कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलती है। जब आप किसी चीज़ को जलाते हो या दहन करते हो तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलती है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने में ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश भी निकले या ऊष्मा निकले। दोनों निकल सकते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं निकल सकता, दोनों में से कोई एक भी निकल सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और दहन में। हालांकि दहन भी आप देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया है, लेकिन दहन की एक खास बात क्या है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के साथ साथ ऊष्मा प्रकाश भी जो उत्पाद है उसमें निकलता है। तो कार्बन के सभी अपर रूप में ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हम कार्बनिक यौगिक का दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब अगर हमारा कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है तो पानी भी मिलेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ पानी मिल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो भी पानी मिल गया। तो अधिकांश कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश से मुक्त करते हैं, और इसीलिए इनका इस्तेमाल जो है वो किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं और ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी हैं, क्योंकि इन सब ने ऑक्सीजन आके जुड़ गया है। ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस अगर आप देखो, बैलेंस आप करना चाहो तो बैलेंस कर लो, इसको संतुलित कर सकते हो। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करना तो देखो कैसे, कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है। तो अगर आप पहले यहाँ लगाते हो, मान लो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, और यहाँ आप 2 लगा दो तो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन 1। ये बैलेंस हो गया। इस तरह से आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो, इसको बैलेंस आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ध्यान से समझना है कि जब भी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो उससे स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो एलपीजी इस्तेमाल होता है, उसमें कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो उसमें होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसीलिए जब आप देखते हो उसमें नीले कलर की ज्वाला निकलती है ना घरों में जब हम गैस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब असंतृप्त कार्बन यौगिक का इस्तेमाल करते हैं तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। ठीक है। अगर कभी आप कोयला वगैरह या पॉलीथीन वगैरह जलाओ तो आप देखोगे उसमें कि पीली ज्वाला निकलेगी। तो इसका कारण क्या होता है? और अगर पीली ज्वाला और काले धुएं के कारण जो भी आपका जो बर्तन है, जिसे हम तस्तरी कहते हैं, तो उस पर कज्जली आ जाती है। जो काले कलर का जो धुआं है वो उस पर लग जाता है, जिसे हम काजल भी कहते हैं, जिससे काजल बनता है। तो ये कब होता है? कि जब असंतृप्त कार्बन यौगिक को जलाया जाता है। लेकिन संतृप्त कार्बन यौगिक में भी या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी अगर वायु की आपूर्ति को सीमित कर दिया जाए तो कज्जली ज्वाला निकलने लगेगी। तो ये ध्यान रखना, अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो कज्जली ज्वाला निकलने लगती है। यही कारण है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो आपके गैस सिलेंडर है उसमें अगर कोई कचरा वगैरह आ जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है और उसमें से फिर येलो कलर का फ्लेम निकलने लगता है और आपके बर्तन जल्दी काले होने लगते हैं। उसका कारण क्या है? कि वायु की आपूर्ति नहीं
मिल पाती असीमित मात्रा में और उसको सीमित हो जाती है। इस कारण से संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कज्जली ज्वाला देने लगता है। और जब हम उसको साफ़ करते हैं, पिन लगा देते हैं, पिन लगा के उसको साफ़ कर देते हैं, कोई कचरा वगैरह फंस जाता है वो निकल जाता है, तो फिर वो नीला फ्लेम देने लगता है, नीली जो ज्वाला है वो देने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वायु की आपूर्ति सीमित हो तो भी कज्जली ज्वाला, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो भी कज्जली ज्वाला। और घरों में उपयोग की जाने वाली गैस अथवा केरोसिन के वायु स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ और नीली ज्वाला देता है। आपने स्टोव में भी देखा होगा और घरों में यूज़ की जाने वाली गैस में भी। उसके बाद सभी, यदि कभी बर्तन के तले काले हुए दिखाई देते तो इसका अर्थ होता है कि वायु छिद्र जो है वो अवरुद्ध हो गया है और ईंधन का व्यर्थ व्यय होता है। और कोयला तथा पेट्रोल ईंधन ये कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती हैं इनमें, तो इसके दहन से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का भी निर्माण होता है और ये प्रमुख प्रदूषक होते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। हालांकि जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं ये। अब यहाँ अगर देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्या जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते। कभी अगर आप कोयले और लकड़ी की अग्नि को देखो तो आप देखना कि जब लकड़ी या कोयला जलना आरंभ करता है तो एक मोमबत्ती, और कभी अगर मोमबत्ती या गैस स्टोव देखो तो जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। लेकिन जब आप अंगीठी में देखोगे, अंगीठी में अगर कोयला रखें या तारकोल रखें तो लाल रंग के समान वो जल होती है और ज्वाला उसमें से नहीं निकलती, और ज्वाला की जगह क्या होता है, वो ऊष्मा देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। आप ध्यान रखना कि ज्वाला कब उत्पन्न होती है, जब गैसीय पदार्थ जलता है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर जो ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, जो क्यों, क्योंकि जो वाष्पशील पदार्थ हैं वो वाष्पीकृत हो जाते हैं और आरंभ में तो ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल लाल रंग के समान उज्जवल हो जाता है और उसमें ऊष्मा अधिक देता है वो। लेकिन जो भी गैसीय पदार्थ हैं जब उसको हम जलाएं तब उसमें ज्वाला जरूर उत्पन्न होती है। और गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने के लिए एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है जलती हुई, और उज्जवल होना आरंभ कर देती है। हर एक तत्व जो है उसके उत्पन्न रंग जो है उस तत्व के गुण के कारण होता है। जैसे गैस स्टोव में हम देखें तो तांबे के तार को जलाने का प्रयास करें तो इसके रंग का परीक्षण करेंगे, ये सब बाद की बात है, देखेंगे। अपूर्ण दहन से कज्जल ज्वाला उत्पन्न होता है जो कार्बन होता है। जो कज्जली उत्पन्न होती है जो होता है कार्बन, और इसका इस्तेमाल काजल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो मोमबत्ती का पीला रंग है उसका क्यों कारण है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब है कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण। ये आपने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है। कोयले का निर्माण कार्बनीकरण प्रक्रिया द्वारा, कि जब सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व भूकंप और ज्वालामुखी फटने के कारण धरती के चट्टाने परतों के नीचे दब गए, धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। तो जो भी वनस्पति पदार्थ हैं, वृक्ष, फर्ण, अन्य पौधे, वो सब क्या बन गए, कोयला। और तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने समुद्री पौधे और जीवों के अवशेष, जो समुद्र में दब गए जीव और पौधे, उनके मृत शरीर पर समुद्र तल में डूब गए और गाद से ढक गए, और उनमें बैक्टीरिया के आक्रमण के प्रबल दाव के कारण तेल और गैस का निर्माण हुआ, और वो धीरे धीरे चट्टान बन गए वो दबकर, और चट्टान के छोटे छोटे भागों से तेल और गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए, और तब हमें इससे पता चलता है। और इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना कहलाता है ऑक्सीकरण। किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन जुड़ जाना या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना कहलाता है ऑक्सीकरण। दहन करने पर सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को दहन करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण ही किया जाता है। और इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। अल्कोहल, ये जिसे हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल है आपका इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल को ये जो जिसकी उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं इन्हें कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में या अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट।
तो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट ये बहुत ही अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और जिनके साथ भी अभिक्रिया किया जाता है ये ऑक्सीजन उसमें जोड़ देते हैं। तो जब इसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है CH3COH और ये बन गया इथेनोइक अम्ल। तो इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जिनकी उपस्थिति में ऐसा होता है, अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। जो अभी हमने पढ़ा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात इस आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक भी कहा जाता है। अब है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन में या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर हम इसको तोड़ें तो अगर हम इसको सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ना चाहिए आसानी से। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण। अगर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और इसके लिए पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिए जाते हैं। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया अलग अलग दर से आगे बढ़ती है और अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, बस उनके रेट को बढ़ा देते हैं। हम निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजन करके इस अभिक्रिया में वनस्पति तेल जो है वो असंतृप्त होते हैं और उनको हाइड्रोजन जोड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इससे वसा, जो जंतु वसा या वनस्पति घी जो बनाई जाती है, तेलों से घी बनाने की प्रक्रिया जो है वो ये हाइड्रोजनीकरण भी कहलाती है, संकलन भी कहलाती है। और इसमें हम निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम, निकेल या फिर पैलेडियम जिसको हम PD से लिखते हैं, या प्लेटिनम, तीन अभिक्रिया में से, तीनों में से किसी भी उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें असंतृप्त से संतृप्त बनाया जाता है इनको। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वनस्पति तेल जो है वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक माने जाते हैं और भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों और तेलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो असंतृप्त है तो हमारे शरीर के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं आसानी से। संतृप्त आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाता और इसीलिए हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं वो। अगला है प्रतिस्थापन, जो कि हमने विस्थापन पढ़ा था पहले में, उसी प्रकार से एक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिकृत होते हैं और अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं, अधिकतर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है। मीन्स हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ मेथेन से बन जाता है क्लोरोमेथेन, और इस प्रकार हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाता है। तो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करता है, इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, और एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु का स्थान ले लेता है, इसलिए इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन और प्रतिस्थापन, विस्थापन पहले अध्याय में है आपका, ये प्रतिस्थापन है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे मान सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कोई एक न एक आता ही आता है, इसको ध्यान से समझना है आपको। एथेनॉल, एथेनॉल जो हमने पढ़ा कि इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होता है? OH। OH ये अल्कोहल जब प्रकार्यात्मक समूह है और दो कार्बन वाला है तो उसे हम कहते हैं दो कार्बन वाले प्रकार्यात्मक समूह, जिसमें दो कार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें OH लगा हो, उसे हम कहते हैं एथेनॉल। और ये कक्षा के मतलब अगर रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है अल्कोहल। और इसका गलनांक एवं क्वथनांक के लिए आप 4.1 देख सकते हो, जो ये है एथेनॉल। एथेनॉल का गलनांक होता है 156 केल्विन और क्वथनांक होता है 351 केल्विन। सेल्सियस में अगर देखो, इसमें देखो 273, अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 11 में से 3 गया 8 और
14 में से 7 गया 7, तो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस ये हो जाता है। और गलनांक तो इसका काफ़ी कम होता है, तो इसमें से जब 273 में से इसको माइनस करोगे तो 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7, और फिर 6 में से 5 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो -117 डिग्री सेल्सियस। तो इतने डिग्री पे ये गलनांक होगा, ये जमेगा, और इतनी डिग्री पे ये बॉईल होगा। तो ये पानी से कम टेम्परेचर पे ये बॉईल हो जाता है, लेकिन जमने के लिए -117 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत, बहुत ही कम तापमान की ज़रूरत होती है, बहुत ठंडा करना पड़ेगा इसको जमाने के लिए। और अगर आप यहाँ एसिटिक एसिड, या जिसे हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं, इसका देखो तो ये 290 केल्विन, लगभग इसका कितना होता है, जो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो 17 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखें तो सर्दियों में अधिकतर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो ये आसानी से जम जाता है। और 391 कितना है, लगभग अगर आप देखो 373 होता है 100, और 100 में आपने 18, तो लगभग 118 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। तो ये आप ध्यान से रखना है, उसके बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया 4.1 में। तो इथेनॉल का होता है जो गलनांक है वो -117 डिग्री सेल्सियस, या जिसे हम कहते हैं 156 केल्विन, और क्वथनांक होता है 351 केल्विन, या 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आप दोनों चीज़ ध्यान रखना है इसका। और एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है, और ये सभी अल्कोहल पेय पदार्थ का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। जितने भी अल्कोहल से युक्त पेय पदार्थ हैं उसमें अधिकतर जो है वो एथेनॉल ही होता है। इसके अतिरिक्त ये अच्छा विलायक भी होता है कि इसमें चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं, विलय हो जाती हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन और इथेनॉल का जो मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं टिंक्चर आयोडीन, जो घाव वगैरह पे लगाने में काम आता है। फिर कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में इसका उपयोग हो जाता है। जितने भी कफ सिरप हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए कफ सिरप पीने के बाद थोड़ी बहुत नींद आपको आती है, उसका कारण यही होता है। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से नशा आ जाता है, इसीलिए अल्कोहल पीना निंदनीय होता है, लेकिन समाज में प्रचलित है, लेकिन जो गलत है। अच्छा, शुद्ध इथेनॉल अगर हम बिल्कुल 99.99% अल्कोहल देखें तो उसका अगर थोड़ी सी मात्रा भी ले ली जाए तो घातक सिद्ध हो जाती है। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा जो नकली शराब पीने से मृत्यु हो जाती है, उसका कारण ये होता है कि उस पर अल्कोहल की मात्रा अधिक हो जाती है। और काफ़ी समय तक आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपके लिवर खराब होने की समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अब एथेनॉल की अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो एथेनॉल क्या है, एक प्रकार का आपका अम्ल की तरह से अभिक्रिया करता है। ठीक है, एक अम्लीय होता है, और अम्ल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है, तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बन सकता है। तो ये धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया की तरह से ही ये अभिक्रिया करता है। फिर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। हमने पढ़ा था असंतृप्त से संतृप्त बनाने की अभिक्रिया होती है हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोनीकरण, जिसे हम असंकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब बनाया जाता है, तो जब इसमें से हम जैसे हाइड्रोजन को हटाना हो तो हम 443 केल्विन पर इथेनॉल में से इथेनॉल को अगर हम गर्म करें कितने 443 केल्विन पे, और H2SO4 के साथ, H2SO4 एक क्या होता है, प्रबल निर्जलीकारक होता है। तो इसमें से OH इधर से निकल जाता है, इसमें से H निकल जाता है, तो OH और H मिलके पानी निकल जाता है, और ये क्या बन जाता है, इथीन। तो अल्कोहल से या इथेनॉल से इथीन बनाने के लिए हम गर्म सांद्र H2SO4 जो कि एक निर्जली कारक का काम करता है, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो निर्जली कारक के रूप में काम करता है, और इससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है और इथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्जली कारक सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है
सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इससे जो मेटाबॉलिज्म है, जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं वो धीमी हो जाती हैं, तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है और समन्वय की कमी होती है, बॉडी बैलेंस करने में समस्या आने लगती है, मानसिक उन उन्दीनापन, सामान्य अंतर्वाद ये सब कम हो जाता है और भाव शून्यता आ जाती है। आप हवा में उड़ने लगते हो ऐसा महसूस होने लगता है, उसे कुछ पता नहीं चलता, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित होती है। अच्छा, एथेनॉल के विपरीत जो मेथेनॉल है, एक कार्बन का जो अल्कोहल है, इसमें थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो जाती है और यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बन जाता है और मेथेनल जो है यकृत की कोशिकाओं के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करके और प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार से स्कंदित हो जाता है और इसीलिए ऐसे अंडा तुरंत खराब हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे किडनी को ये अभिक्रिया करने लगता है। और मिथेनॉल जो है वो चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति बहुत जल्दी अंधा हो सकता है। तो एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है और इसका उपयोग दुरुपयोग ना हो जाए पीने में, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत मिथेनॉल मिला दिया जाता है जो कि अब पीने योग्य नहीं रह जाता है। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें थोड़ा रंग मिलाया जाता है, हल्का नीला बना दिया जाता है और इसको हम कहते हैं विकृत अल्कोहल या डीनेचर्ड अल्कोहल, जो कि हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। अगला है ईंधन के रूप में अल्कोहल। तो ईंधन के रूप में अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है, सबसे अधिक जो है वो गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और गन्ने के रस में होता है मोलेसस, ठीक है, मोलेसस बनाने में लाया जाता है और इसका किण्वन करके अल्कोहल या एथेनॉल तैयार किया जाता है और अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला है इथेनोइक अम्ल के क्या क्या गुणधर्म होता है। अभी तक हमने पढ़ लिया इथेनॉल के गुणधर्म, अब हम पढ़ते हैं इथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। इथेनोइक अम्ल फॉर्मूला आप ध्यान से रखना, CH3COOH, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार आ जाता है। इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, और यह कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आता है जो हम घरों में अपना देखो आपने इस्तेमाल करते होगे सिरका, तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है और अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो अभी हमने पढ़ा उसका गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन, मतलब उतने डिग्री पे वो जम जाता है। यह सॉलिड से लिक्विड में या ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की जो तापमान है उसी को गलनांक कहते हैं और उसी तापमान पे कोई भी चीज़ लिक्विड से द्रव से ठोस अवस्था में भी परिवर्तित होता है। तो 290 केल्विन या लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि सर्दियों में सामान्यतः यह तापमान हो जाता है। यह ठंडी जलवायु में सामान्यतः इससे कम तापमान हो जाता है, तो इसीलिए एथेनोइक अम्ल जो है वो ठंडी जलवायु में या सर्दियों के दिनों में जम जाता है और इसी कारण से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल का मतलब तो जो जमा हुआ है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का भी लक्षण इसकी अम्लीयता होती है, तो ये कैसा होता है, अम्लीय। और जो खनिज अम्ल है उसके विपरीत ये दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे HCl, H2SO4, ये सब क्या होते हैं, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं, ये पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं, इसलिए दुर्बल अम्ल होते हैं। अब अगला है आपका एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन खासकर यहाँ से आते हैं, इसको ध्यान से आप कर लो। तो एथेनोइक अम्ल की जो पहली अभिक्रिया है उसे हम कहते हैं एस्टरीकरण, और एस्टरीकरण अभिक्रिया एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल दोनों को जब आपस में अभिक्रिया किया जाता है किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है, और पानी इससे निकल जाता है, तो परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनता है, ठीक है। और एस्टर की जो स्मेल होती है वो मीठी स्मेल होती है, टॉफ़ी जैसी स्मेल होती है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है।
अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसका अभिक्रिया करें, जो एस्टर बन गया है उस एस्टर का अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो ये दोबारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में परिवर्तित हो जाता है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण है यही होता है साबुन। जो साबुन बनता है वो यही होता है, और इसी अभिक्रिया को कहा जाता है साबुनीकरण। ठीक है, ये एस्टरीकरण का उल्टा होता है। एस्टरीकरण में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल का इस्तेमाल करके या अल्कोहल का इस्तेमाल करके एस्टर बनाते हैं और पानी निकलता है। अम्लीय माध्यम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल या इथेनॉल हमारा वापस मिल जाता है, प्लस में सोडियम सॉल्ट या सोडियम के लवण बन जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि साबुन इससे तैयार किया जाता है। साबुन क्या होते हैं? ये दीर्घ श्रृंखला होते हैं, बहुत बड़े बड़े श्रृंखला होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, सोडियम और पोटेशियम लवण के। यहाँ तो 2 ही कार्बन है, लेकिन साबुन में 17 से 18 कार्बन की पूरी एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, अगला है क्षार के साथ अभिक्रिया। हम क्षारक के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करें कि सिर्फ NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कर दे तो भी ये CH3CONA बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन निकालता है। तो इसे हम सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो अगर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें आपका सोडियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सोडियम है तो CH3CONA सोडियम एसीटेट बना लेगा, और CO है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये बनाता है। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये लवण सोडियम एथोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और इस लवण को हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। सॉरी, इसे कहा जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एथोक्साइड होता है CH3CONA, ये होता है सोडियम मेथॉक्साइड, और ये होता है आपका सोडियम एसीटेट। अच्छा, ये सॉरी CH3CH2ONA, हाँ CH2OH होता है ना, CH2ONA ये था। तो ये था आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और ये दोनों का अभिक्रिया जो है CH3COH का सोडियम कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब इसमें नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है। ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है कि जो साबुन है वो किस प्रकार से सफाई करता है उसके बारे में पता चलता है। जो अधिकांश मैल है वो क्या होते हैं, तेलीय पदार्थ के होते हैं, और तेल पानी में अघुलनशील होता है। अब जब साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, और जो साबुन का आयनिक भाग है, ये जो सोडियम वाला भाग है, ये इसमें तो आयंस है तो ये पानी के साथ अभिक्रिया आसानी से कर लेगा, लेकिन जो ये पीछे का पार्ट है ये जल से दूर भागता है। ठीक है, और साबुन के जो अणु हैं ये तेल के साथ, जो कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है, जो कार्बन की श्रृंखलाएं हैं वो इस तेल के साथ अभिक्रिया करती हैं, और जो आगे का शिरा है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, और ये इस प्रकार एक मिशेल का निर्माण कर लेता है। और जब साबुन के अणु मिशेल संरचना करते हैं, और जब अणु का एक शिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक शिरा पानी की ओर रहता है, और इससे पानी में क्या बन जाता है, इमल्शन। तो इस प्रकार मिशेल मैल को पानी से बाहर निकल, जैसे ही हम पानी डालेंगे तो पानी जो है, पानी इस सिरे को खींचेगा, ये सिरा इस मैल को खींचेगा, और मैल के टुकड़ा जो ये तेल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं इमल्सीकरण। क्या कहते हैं, इमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा ये साफ किया जाता है कपड़ा। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। B पानी जो है उसने B को जकड़ रखा है और B ने A को जकड़ रखा है, और ये इसके साथ आसानी से जुड़ा हुआ है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में विभाजित होके और ये पानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे को साफ़ करने में निर्माण होता है। जैसा कि पानी साबुन की अगर हम बात करें तो 2 सिरे होते हैं, एक को हम जल रागी, जो पानी से दूर, जो जल पानी के साथ अभिक्रिया करता है, जो बाहरी पार्ट है इसे हम जल रागी कहते हैं, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं जल विरागी, जो पानी से दूर भागता है। और इस तरह से ये मैल के साथ इकट्ठा हो जाता है, और जब ये इसको खींचा जाता है ये, तो ये
मैल को कपड़ों से निकाल देता है। ये इमल्सीकरण प्रभाव के द्वारा मिसल निर्माण के थ्रू इस तरह से साफ किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। फिर है कि बहुत बार आपने स्नान करते समय अनुभव किया होगा कि झाग नहीं बनता है, मुश्किल से बनता है, और शरीर लेने के बाद कुछ अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे हम स्कम कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करता है और झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो इसलिए अधिक मात्रा में आपको साबुन का उपयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए एक अन्य प्रकार की होगी, अगर हमको कपड़े साफ करने हैं तो साबुन की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं अपमार्जक का। उससे इस समस्या को निपटान किया जा सकता है। इसमें हम लंबी श्रृंखला वाले कार्बन के सल्फोनिक लवण और अमोनियम लवण होते हैं जो कि क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो उपस्थित होता है कठोर जल में, उसके साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं और झाग आसानी से उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ये वाला टॉपिक चौथा पार्ट था, और इसके बाद एक और पार्ट बचेगा तो क्वेश्चन आंसर्स हम ले आएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसके क्वेश्चंस करना, कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड ज़रूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।